हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इग्नू के MEG 11 के बारे में, जो कि है अमेरिकन नोवेल। तो हम लोग आज बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स की, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस की, कैसे आप कम समय में पढ़ के आप मोर देन 70% स्कोर कर सकें। ये उनके लिए वीडियो है जो कि जॉब कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ दिनों में पढ़ के वो पेपर देना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी की वीडियो है। अब देखिए, इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस सब कुछ बताया गया है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आ रहे हैं, आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या आप स्किप कर सकते हैं आपके पास अगर समय नहीं है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पूरा पढ़ के ही जाएँ, क्योंकि कितना भी एनालिसिस हो जाए, अगर हो सके, अगर पिछले 10 साल से एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हो सके इस बार अगर इग्नू का पैटर्न चेंज हो जाए अगर, तो फिर थोड़ा बैकअप रहेगा तो वो सही रहता है। ऐसे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी ही। चलिए, तो आगे बात करते हैं इस पेपर के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। चलिए, तो पेपर 100 मार्क्स का होता है, आपको 3 आवर्स मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, 20 मार्क्स इसके क्वेश्चंस रहेंगे। इस पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, ठीक। एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है वो आपको कंपलसरी करना ही होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, उन्हें दिखता है कि टोटल 9-10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो नीचे से करना शुरू करेंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन करके, और वो अपना पेपर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है, इसीलिए सेक्शन ए वाला। तो वो नीचे से 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है, ठीक। क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि अगर आप नीचे से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपका पहला 4 क्वेश्चन चेक करेगा, 5वां क्वेश्चन को वो क्रॉस करके उस पर 0 बैठा देगा, चाहे आपका 5वां क्वेश्चन कितना भी अच्छा लिखा हुआ हो। तो आज बात करते हैं पहले सेक्शन पे। पहला सेक्शन कंपलसरी रहता है, ठीक। उससे 2 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहता है। जो पहला सेक्शन रहता है वो आपका अमेरिकन नॉवेल के हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, ठीक। ये आपके आगे जो इसके सिलेबस में जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं जितने भी, उसमें नहीं है ये दिया हुआ, ये आपको अलग से आता है। जो अमेरिकन नॉवेल के आपका सिलेबस है तो उसके हिस्ट्री के बारे में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन ही रहते हैं, तो ये साइड से आते हैं, ये आपके ब्लॉक्स में नहीं दिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि उसके क्या पैटर्न है, उस पर क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी के बारे में। जो सेक्शन बी रहता है उसमें आपके 8 से 9 क्वेश्चन गिवन रहते हैं। मोस्ट प्रॉबल रहते हैं कि वो हर क्वेश्चन आपके हर ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट प्रॉबली यही होता है। अगर 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आपके हर ब्लॉक से एक एक क्वेश्चन रहेंगे। आपको उनमें से 4 अटैम्प्ट करना होता है, कोई भी 4 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे आपके ब्लॉक्स क्या क्या हैं उसके हिसाब से। चलिए, तो ये आपके ब्लॉक्स हैं या सिलेबस यूनिट्स जो बोल लीजिए आप। पहला, और ये सारे नॉवेल हैं, ठीक। पहला ब्लॉक है आपका द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, दूसरा ब्लॉक है आपका सिस्टर कैरी, तीसरा ब्लॉक है आपका द ग्रेट गैट्सबाई, चौथा ब्लॉक है आपका लाइट इन अगस्त, पांचवा ब्लॉक है आपका ब्लैक स्प्रिंग, सिक्स्थ ब्लॉक है आपका द कैचर इन द राई, सेवन्थ ब्लॉक है आपका फ्लोटिंग ओपेरा, एट्थ ब्लॉक है आपका हाउस मेड ऑफ डॉन, नाइन्थ ब्लॉक है आपका द कलर पर्पल। ये आपके 9 ब्लॉक हैं, ठीक। मोस्ट प्रॉब्लम रहता है कि आपके क्वेश्चंस हर ब्लॉक से एक एक आएंगे, तो टोटल 8 या 9 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। आप इजीली उसमें से 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से कौन से ब्लॉक्स इजी हैं जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप उस पर अच्छा पेपर आप आंसर लिख के आ सकते हैं, ठीक। तो जैसे पहला ब्लॉक हो गया जेम्स एफ कूपर का द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, दूसरा ब्लॉक हो गया थियोडोर ड्रेसियर का सिस्टर कैरी, उसका 7th ब्लॉक हो गया जॉन बाथ का फ्लोटिंग ओपेरा, 8th ब्लॉक हो गया स्कॉट मैमेडे का अ हाउस मेड ऑफ डॉन। ये 4 ब्लॉक जो हैं ये मेरे हिसाब से इजी हैं। आप एक 5वां एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लीजिएगा, एलिस वॉकर का द कलर पर्पल, ये इजी है, ठीक। ये 5 ब्लॉक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको सिलेक्टिव पढ़ना है तो ऐसे तो आप ओवरव्यू आप 9 ब्लॉक का कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा,
ठीक, ऐसे अगर 5 आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 5 प्रिपेयर कर लीजिएगा, 4 आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 9 क्वेश्चन नहीं आते हैं, हो सकता है 6 या 7 ही क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, ठीक। तो उसमें तो आपका कोई ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक प्रिपेयर कर सकते हैं। वो है ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5। ब्लॉक 4 है लाइट इन अगस्त और ब्लॉक 5 है ब्लैक स्प्रिंग। ये दोनों भी इजी है, आप इन दोनों को भी आप एक्स्ट्रा में प्रिपेयर कर लीजिएगा कि अगर बाई चांस 9 क्वेश्चन नहीं आए, ठीक, अगर 7 ही आते हैं तो आप इजीली 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप इतना कवर किए हुए रहेंगे कि आप 4 अटैम्प्ट कर लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे हिस्ट्री ओरिएंटेड वाले जो सेक्शन ए के क्वेश्चन रहते हैं वो तो मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ कि जो रिपीटेड हैं या जो इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि 100% उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं अपने हिसाब से एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। और बाकी ब्लॉक्स के भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसा 100% श्योरिटी नहीं है कि आपको इन्हीं में से आएगा, बट पिछले सालों में ये क्वेश्चंस आते रहे हैं, रिपीट होते रहे हैं, ठीक। ये बार बार मतलब रिपीट हुए हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर करके जाइएगा। इनमें से 99% चांस है कि इनमें से आ सकते हैं, कोई एक नई क्वेश्चन तो आएगा ही 2 में से। तो आप अगर पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया ट्रेस द माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक अमेरिकन फिक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हो गया डिस्कस द बैकग्राउंड्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ रोमांटिसिज्म इन अमेरिका। तीसरा हो गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अमेरिकन रेनेसां, आउटलाइन इट्स मेजर अचीवमेंट्स। फोर्थ हो गया अटेम्प्ट द क्रिटिकल एसे ऑन नेचुरलिज्म इन अमेरिकन फिक्शन। फिफ्थ हो गया क्रिटिकली कमेंट ऑन द थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार अमेरिकन नॉवेलिस्ट, डिस्कस विथ रेफरेंस टू एनी 2 ऑफ द नॉवेल्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। सिक्स्थ हो गया आपका डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर्स 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवेल, फीचर्स ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवेल, ठीक। ये क्वेश्चन पहला भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 6 भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सब आप 6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा तो एक क्वेश्चन तो आप इजीली इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ब्लॉक 1 के कुछ रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि है द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। इसका पहला क्वेश्चन हो गया कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंडस्केप इन द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। क्वेश्चन 2 हो गया आपका कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर इन द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। थर्ड हो गया कमेंट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ रोमांस इन द नॉवेल द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस ब्लॉक से, जो रिपीटेड हो रहे हैं, जो आ सकते हैं, जिनके चांसेस हैं। अब आते हैं ब्लॉक 2 पे, जो कि है सिस्टर कैरी। इसका क्वेश्चन 1 हो गया डिस्कस्ड सिस्टर कैरी एज अ सिटी नॉवेल। क्वेश्चन 2 हो गया राइट अ ब्रीफ नोट ऑन नेचुरलिज्म इन सिस्टर कैरी। क्वेश्चन 3 हो गया डिस्कस द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ थीम्स ऑफ सिस्टर कैरी नॉवेल। फोर्थ हो गया हाउ डज थियोडोर ड्रेसियर क्रिटिक अमेरिकन सोसाइटी इन सिस्टर कैरी। फिफ्थ हो गया ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द रिकरिंग इमेजेस इन सिस्टर कैरी एंड कमेंट ऑन देयर सिग्निफिकेंस। ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके ब्लॉक 2 से। अब आते हैं ब्लॉक 3 पे, जो कि है द ग्रेट गैट्सबी। इसका क्वेश्चन 1 हो गया इन व्हाट वे डज द नॉवेल द ग्रेट गैट्सबी मेक अ कमेंट ऑन अमेरिकन सोशल स्ट्रक्चर इन 1920s डिस्कस। सेकंड हो गया आपका हाउ डज फिट्स ब्रिंग आउट द इंटरप्ले ऑफ क्रिमिनल वेल्थ एंड रिस्पेक्टेबिलिटी इन द ग्रेट गैट्सबी। तीसरा हो गया आपका हाउ डज फिट्स ब्रिंग आउट द आइडिया ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंटलमैन इन द ग्रेट गैट्सबी। फोर्थ हो गया आपका डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ द प्लॉट एंड द क्रूशियल सीन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेट गैट्सबी। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके ब्लॉक 3 से। अब आते हैं ब्लॉक 4 पे, जो कि है लाइट इन अगस्त। इसका क्वेश्चन 1 है डिस्कस द नैरेटिव स्ट्रेटजीज दैट फॉकनर एम्प्लॉयज इन लाइट इन अगस्त। क्वेश्चन 2 हो गया कमेंट ऑन द थीम ऑफ एलिनेशन इन विलियम फॉकनर्स लाइट इन अगस्त। थर्ड हो गया विलियम फॉकनर्स लाइट इन अगस्त पोर्ट्रेज जो क्रिसमस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, कमेंट। क्वेश्चन 4 हो गया आपका क्रिटिकली कमेंट ऑन द थीम ऑफ रेडिकल पॉलिटिक्स इन द लाइट ऑफ अगस्त।
ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके ब्लॉक 4 से, विलियम फॉकनर, लाइट इन ऑगस्ट से। अब आते हैं ब्लॉक 5 पे, हेनरी मिलर्स ब्लैक स्प्रिंग। इसका पहला क्वेश्चन हो गया डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ब्लैक स्प्रिंग। दूसरा हो गया क्रिटिकली कमेंट ऑन द नैरेटिव टेक्निक इन हेनरी मिलर्स ब्लैक स्प्रिंग। तीसरा हो गया डिस्कस ब्लैक स्प्रिंग एज अ सरियलिस्ट नॉवेल। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके इस ब्लॉक से। अब आते हैं ब्लॉक 6 पे, जो कि है द कैचर इन द राई। इसका पहला क्वेश्चन हो गया आपका डिस्कस होल्डन क्लॉफील्ड्स विजन ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इन द कैचर ऑफ द राई। दूसरा क्वेश्चन हो गया डिस्कस नैरेटिव टेक्निक्स एंड थीम्स ऑफ द कैचर इन द राई। थर्ड हो गया डिस्कस इन डिटेल द कैरेक्टर ऑफ होल्डन कॉलफील्ड इन द कैचर ऑफ द राई। अब आते हैं ब्लॉक 7 पे, जो कि है फ्लोटिंग ओपेरा। इसका पहला क्वेश्चन हो गया कमेंट ऑन द मेटाफोर ऑफ द शो बोट इन द फ्लोटिंग ओपेरा। क्वेश्चन 2 हो गया डिस्कस जॉन बार्थ्स द फ्लोटिंग ओपेरा एज अ पोस्ट मॉडर्न नॉवेल। क्वेश्चन 3, in what way John Barth's The Floating Opera be described as a nihilistic comedy? Discuss. Question number 4, examine the use of irony in the floating opera. Now block 8, a house made in dawn. Question number 1 is bring out the significance of the imagery and symbolism in the house made of dawn. Second is discuss Scott Mamaday's House Made of Dawn as Bildungsroman. Third is the search for identity is a major thematic concern in Scott Hamaday's House Made of Dawn. Elaborate. Fourth is analyze the significance of dreams and visions in American Indian culture with special reference to Scott Mamaday's A House Made of Dawn. Now block 9, the color purple. Question first is how does Alice Walker foreground the concept of motherhood and mothering in the color purple? Explain. Second is how does Alice Walker explore the issues of racial, sexual and class prejudices in the color purple. Third is discuss the color purple as a text dealing with women's issues in African American societies. ये तो हो गए आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर ब्लॉक से, ठीक। ऐसा 100% श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इन्हीं में से आपके एग्जैक्ट आपके 10 के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट आप इनमें से प्रिपेयर करके जाइएगा तो आप ऑलमोस्ट 4 तो आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी के आगे पीछे थोड़े क्वेश्चन रहेंगे, आप इतना प्रिपेयर करके जाइएगा तो आप आंसर अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए आप अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉग को पढ़ रहे हैं तो, ठीक। पहले आप उसके ऑथर के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक। उसके बाद उस नॉवेल का इंट्रोडक्शन थोड़ा, फिर उसका प्लॉट, समरी और थीम एक मेजर पार्ट है, ठीक। थीम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी डायरेक्ट थीम से क्वेश्चंस रहते हैं आपके, तो थीम आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लस जो उसके पीछे का बैकग्राउंड रहता है वो, और नैरेटिव स्टाइल, ठीक। ये सारी चीज़ आपको ऐसे अप्रोच करना है, ठीक। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अप्रोच करना है, उससे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। आपको इतना नॉलेज रहेगा उसका, आप ऐसे कीजिएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आंसर आपको कैसे करना है, आपको इंट्रो ऑफ द नॉवेल एंड ऑथर, ठीक। पहले जिस भी नॉवेल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक, उसका थोड़ा सा ऑथर का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा नॉवेल का बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद जो बॉडी आस्ट है, मतलब उसमें जो पूछा जा रहा है उसका बॉडी, ठीक। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, ठीक। ऐसे आपको आंसर लिखना है तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। अब लास्ट में वही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला तो ये जो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप पिछले टर्म एंड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर पूरे के पूरे एक बार आप उसको गो थ्रू करके ही जाइए, ठीक। एटलीस्ट पिछला 5-6 टर्म एंड एग्ज़ाम्स, मतलब 3 से 4 साल के आपको क्वेश्चंस गो थ्रू करके ही जाने हैं, ठीक। आपको उससे बहुत मेजर आइडिया लगेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपको एक बहुत मेजर आइडिया लगेगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते ही हैं। और ट्राई कीजिएगा कि आंसर शीट फिल करें, ऐसा नहीं कि 2-2 पेज का आंसर लिख के आ रहे हैं आप, ठीक। जैसे अकॉर्डिंगली, जैसे 20 पेज का आपका आंसर शीट है अगर, तो 4 पेजेस पर क्वेश्चन, इस हिसाब से आपको मिनिमम 4 पेज तो आपको लिखना ही है। अगर 20 पेज का है तो आप ब्लू ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये तो मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप हेडिंग्स दीजिए, पॉइंटर्स दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेजेस को अंडरलाइन कीजिए, सेंटेंसेस, नेम, डेट्स वगैरह को,
अंडरलाइन करके लिखिए, क्योंकि जो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपका वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको पूरे 20-25 पेज की कॉपी आपको वो पढ़ने नहीं जा रहा। वो आपको ऊपर ऊपर गो थ्रू करे, आपने क्या क्या मेंशन किया है, किस चीज़ के बारे में आपने लिखा है, तो आप अंडरलाइन करके रखिएगा, हाईलाइट करके रखिएगा, उसको ब्लैक ब्लू यूज़ करके रखिएगा, तो उसको दिखेगा कि हाँ इसने इस चीज़ को मेंशन करके रखा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, नेम्स हैं, उन चीज़ के बारे में लिखा है, मेंशन करके रखा है, तो उससे अच्छा इंप्रेशन बनेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके उससे। चलिए, तो आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने उन दोस्तों को भेजिए जिनका पेपर है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी बहुत। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि चैनल को भी बूस्ट मिले। थैंक यू।